बार जोड़ देते हैं और कई बच्चे कहते भी हैं कि एक ही चीज़ को कितना बार बार करवाया जाए, ठीक है ना। तो मकसद यही है कि एक ही चीज़ हो, लेकिन फिर वो आपको जीवन भर के लिए फिर दोबारा उसको कभी मुड़ करके नहीं देखना पड़े, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आज अभी आर्टिकल 1 से 50 तक कल भी हुआ था, आज भी आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक ही होगा, ठीक है ना। मतलब रिपीटेड चीज़ें ही होंगे, लेकिन आज एकदम 100% आर्टिकल हो जाना चाहिए। हमको लगता है कि आर्टिकल आप लोगों को याद है ही, 1 से 50 तक में कहीं कोई कंफ्यूजन ज़्यादा होगा भी नहीं। हमको बस बताइएगा आप कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। मूल अधिकार का अल्पीकरण है, मूल अधिकार का अल्पीकरण है ना। नहीं, ये थोड़े ना है, मूल अधिकार का अल्पीकरण थोड़े ना है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में है। किस चीज के बारे में है? जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पूर्वारीक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब न्याय के द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है किसी भी कानून को, वो किस आधार पे किया जाता है? तो केवल और केवल इसी आधार पे किया जाता है कि क्या वह बनने वाला कानून मूल अधिकार का अल्पीकरण तो नहीं करता है, मूल अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं करता है। इस आधार पे न्यायिक पूर्वारीक्षण जो किया जाता है, यह जो आदेश दिया गया है या फिर यह शक्ति जो दिया गया, किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 13 के तहत दिया गया। आर्टिकल 8 में क्या है ये बताइएगा। आर्टिकल 8 में कितना साधारण है, अब 1 से लेकर 10 तक भी आर्टिकल नहीं याद है तो हो गया। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 एकदम आसान, कितना आसान शब्द में आप लोग याद कर लिए। 1, 2, 3 जो है ना उसको लागू करवाने के बारे में प्रावधान है ना। चलिए इसको आज हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। आज के बाद 1 से 50 तक में दिक्कत नहीं होगा। और मेनली अगर 10 आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाएगा तो उसमें आप मैक्सिमम कोशिश कर, मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 6 उसमें से जो पूछा जाएगा वो 1 से 50 के अंडर का ही रहेगा, ठीक है ना। 1 से 50 के अंडर का, अब बाकी उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है। भाग तो सब लोग को याद है ना, भाग में तो कहीं कोई अब कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए तो बताइएगा भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 1 क्या है? हाँ, मतलब राज्य क्षेत्र के बारे में है, भारत का संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 22 क्या है? बिल्कुल सही है, संक्षिप्त नाम और हिंदी में पाठ्यक्रम, ठीक है ना। प्रारंभ भी उसी में आ जाता है। भाग 21 बिल्कुल सही है, असंक्रमणकालीन नीतियां जो है, ठीक है ना, तथा विशेष उपबंध। असंक्रमणकालीन नीतियां और विशेष उपबंध। भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख, ठीक है ना। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। भाग 19 प्रकीर्ण। प्रकीर्ण माने मिसलेनियस चीजें जो होती है, जिसको विविध बोलते हैं, जिसको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसको उसमें डाल दिए। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध के बारे में, आपात उपबंध। भाग 17 भाषा, राज्य भाषा, भाषा ने राज्य भाषा, ठीक है ना। भाग 16 कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध किया गया, ठीक है ना। भाग 15 निर्वाचन, ठीक है ना। भाग 15 में निर्वाचन आयोग नहीं, उसके अंडर निर्वाचन आयोग का गठन किया था। भाग 15 में निर्वाचन है, ठीक है ना। इसके बाद भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है ना। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, और कौन सी सेवाएं? तो पब्लिक सर्विस सेवाएं जो है, सर्विसेज जो है वो है, ठीक है ना। लोक सेवाएं जो है वो है, यानी कि यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब के बारे में है। भाग 14। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य की सुगमता है। भाग 12 बिल्कुल सही है, वित्त संपत्ति संविदा बाद। 4 तिया 12, 4 चीज है ना, वित्त संपत्ति संविदा और बाद। भाग 11 संघ एवं राज्य का संबंध, संघ एवं राज्य का संबंध, संघ एवं राज्य के बीच का संबंध। भाग 11। भाग 10 हाँ, SC ST क्षेत्र के बारे में है, ठीक है ना। उसके बाद भाग 9 में 3 ठो आ जाता है, एक तो 9 आ जाता है, 9 का क और 9 का ख आ जाता है। सबसे पहले 9 का ख क्या है? सहकारी समितियां, ठीक है ना। क्या है? सहकारी समिति। 9 का क नगर पालिका और 9 पंचायती, ठीक है ना, पंचायत के बारे में है। भाग 8
भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र, नहीं, सिर्फ संघ शासित क्षेत्र। क्या बोलना है? संघ शासित क्षेत्र, यानी कि यूटी जिसको बोलते हैं ना, हाँ, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, वो है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। भाग 7 बिल्कुल सही है। अनुसूची 1 के सूची ख का राज्यों का लिस्ट, अनुसूची 1 के सूची ख के राज्यों का लिस्ट, इसको निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया? 1956 में, 1956 में 7वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। भाग 6 राज्य, भाग 6 राज्य, भाग 5 संघ, भाग 4 मौलिक कर्तव्य, नीति निरसक तत्व, और भाग 4 का क मौलिक अधिकार ना, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 2, भाग 1 और भाग 19 क्या था? प्रकीर्ण था। भाग 19 क्या था? प्रकीर्ण। भाग 16 ठीक है, उच्च वर्गों के बारे में विशेष उपबंध, और भाग 18 क्या था? आपात उपबंध। भाग 21 बिल्कुल सही है, असंक्रमणकालीन नीतियां और विशेष उपबंध, ठीक है ना। और भाग 20 क्या था? संविधान संशोधन ना। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है ना, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 11 संघ और राज्य के बीच का संबंध, और भाग 13 क्या था? अच्छा, भाग 13 व्यापार वाणिज्य की सुगमता है, और भाग 9 तो आपको याद है, पंचायत। भाग 9 का ख सहकारी समिति है, 9 का क नगर पालिका। भाग 5 संघ। भाग 7 में क्या था? पहली अनुसूची के सूची ख का लिस्ट ना, पहली अनुसूची के सूची ख के राज्यों का लिस्ट। भाग 12 एक बार लास्ट टाइम बता दीजिएगा तो। वित्त संपत्ति संविदा बाद। कितना मजाक बना दिया आप इस चीज को, एकदम आसान हो गया ना। अब हमको नहीं लगता है कभी भूलिएगा, बहुत आसान हो गया। और इससे क्वेश्चन जब भी आता था पहले तो गलती होने का संभावना रहता था। चले इसी तरह से मजाक बना देते हैं अब आर्टिकल को, ठीक है ना, एकदम आसान से आर्टिकल को याद कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है बताइएगा? संघ राज, अच्छा, भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 है ना, भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 2 क्या है? अच्छा, नए राज्यों का निर्माण ना, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र विस्तार, हाँ बहुत सही है, नए राज्यों का, विदेशी नए राज्यों को अपने आप में मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करना, यानी कि अर्जित राज्य। अर्जित मतलब समझ रहे हैं ना, जो अर्जन किए हैं, जो बाहर से अर्जन किए हैं। आपके पास 10 रुपया है, उसको कभी 2 रुपया करके 5 जगह रख ले रहे हैं, कभी 5-5 रुपया करके 2 जगह रख रहे हैं। ये सब क्या है? ये अर्जन थोड़े ना है, एक ही चीज है, इसी को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन उसमें अगर 1 रुपया और कहीं बाहर से लाए तो 11 रुपया हुआ ना, तो 1 रुपया आप अर्जित किए, ठीक है ना। तो वही भाग 2 में क्या है? अर्जन है, बाहर से जो लाएंगे। जैसे हम लोग सिक्किम को लाए थे ना, बाहर से लाए थे ना, तो ये हम लोग अर्जन किए थे। ये किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में क्या है? यही 10 ही रुपया है मेरे पास, कभी उसको 2-2 जगह रख लेते हैं, कभी उसको 5 जगह 2-2, कभी 1-1 जगह करके, ऐसे ही तोड़ जोड़ जो करते हैं ना, अपने अंदर ही सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सब जो है राज्यों का सीमा में परिवर्तन, राज्यों का नाम में परिवर्तन, ये सब क्या है? आर्टिकल 3 है। और आर्टिकल 4 क्या है? सांसद को यह अधिकार है कि आर्टिकल 1, 2, 3 को लागू करवा सके। यह अधिकार किसके पास है? सांसद के पास। मतलब इन तीनों को, ये दोनों जो काम है ना, जो बाहर से राज्य अर्जित करेगा या फिर तोड़ जोड़ जो करेगा, यह साधारण बहुमत से कौन कर सकता है? सांसद कर सकता है। ये आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 5 क्या है?
बिल्कुल सही है, नागरिकता के बारे में। अब जैसे ही भाग 2 आएंगे नागरिकता, भाग 2 जैसे आएंगे नागरिकता। भाग 1 कहां से कहां तक था? 1 से 4 तक। भाग 2 5 से 11 तक। भाग 3 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। और भाग 4 36 से 51 तक। यहीं तक आप लोग आज हम लोग जो रहेंगे ना, ये यहीं तक भाग 4 तक ही रहेंगे, ठीक है ना। इसी को अच्छे से याद करेंगे। तो भाग 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। भाग 6 क्या है? जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को जो हम लोग नागरिकता दिए वो किस आर्टिकल के तहत? भाग 6। भाग 7 यहां से जाने वाले लोगों के लिए, यहां से जो जाने वाले लोग हैं उनका नागरिकता तो नाम तो काटना होगा ना, तो ये किस में है? भाग 6 में ना, भाग 7 में, भाग 7 में। अच्छा भाग बोल रहे हैं, सॉरी, आर्टिकल में। अब हम लोग आ चुके हैं कहां पे? आर्टिकल में, ठीक है ना, अनुच्छेद में आ चुके हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 7 हो गया। अनुच्छेद 7 के बाद अनुच्छेद 8 क्या है? विदेश जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी। मान लीजिए हम 2 साल के लिए अमेरिका गए तो हमारा भारत से नाम काट देगा क्या? नहीं ना, घूम फिर के फिर हम आएंगे ना। लेकिन वही 7 साल से ज्यादा रह गए तो इस पे विचार किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा क्या वही रहना है, क्या ना है। तो फिर ये कौन सा अनुच्छेद है? भाग 8, सॉरी अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 8 है। इसके बाद अनुच्छेद 9 क्या है? नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब हाँ, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि सनम अगर तुम किसी और की हुई तो मेरे दिल से स्वतः उतर जाओगी, ठीक है। मतलब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लिए तो यहाँ से आपका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है ये? 9 है। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 क्या? पंजीयन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा करके जो नागरिकता ली जाती है वो कौन सा है? 9 है। 10 है, 10 है अनुच्छेद 10। और 11 क्या है? सांसद जो है ना नागरिकता को लगातार बनाए रखेगी। ऐसा नहीं है कि नागरिकता मेरा हुआ कुछ दिन के बाद नाम कट जाएगा, ऐसा नहीं। नागरिकता लगातार बना हुआ रहेगा, जिसको मिल गया उसका बना हुआ रहेगा। ये कौन सा है? 10 है। 11 है, 11। इसके बाद अब चलेंगे कहाँ पे? 12। अब कहाँ चलेंगे? 12 पे। और 12 जैसे ही चलेंगे तो भाग भी चेंज हो जाएगा। कौन सा भाग आ जाएगा? भाग 3 आ जाएगा। और ये भाग 3 जो है ना, इसको संविधान का जो है ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मतलब अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या बोलता है? अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। अभी जैसे बीजेपी जारी करेगी, एनडीए मैनिफेस्टो जारी करेगी ना कि अगर मेरा सरकार बना तो हम ये करेंगे। यूपीए जो अब क्या इंडिया हो गया ना, इंडी जो भी है वो भी अपना मैनिफेस्टो, मतलब हर पार्टी जैसे मैनिफेस्टो जारी करती है ना, उसी तरह से ये संविधान का मैनिफेस्टो है, ठीक है ना, संविधान का घोषणा पत्र है। मैनिफेस्टो के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये कहाँ से हम लोग लिए हैं? फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है ना, ये कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। हालांकि इसका पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था वो इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। पहली बार जो इस्तेमाल किया था कौन सा देश किया था? इंग्लैंड किया था। चलिए ये अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य का परिभाषा, कि राज्य होगा तो होगा क्या, इसके बारे में जो परिभाषा वो क्या है? अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 13 के बारे में बताइएगा। अनुच्छेद 13 याद है? हाँ, न्यायिक अधिकारों को कम करना। नहीं, जैसे मान लीजिए आज कृषि कानून आया, भारत में शिक्षा के ऊपर एक कानून आया, ठीक है ना। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको रिव्यू कर सकता है कि ये जो आप शिक्षा के ऊपर कानून बनाए हैं क्या यह मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करता है? क्या यह मौलिक अधिकार को शॉर्ट करता है? मतलब उसको छीनने का काम तो नहीं करता है। अगर छीनने का काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस अधिकार को क्या करेगा? उस कानून को निरस्त कर देगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कहां से मिला? यही अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि वैसे किसी भी कानून का मतलब निरस्त किया जा सकता है या फिर उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है जो मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करता है। ये अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 बताइएगा। समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार, ठीक है ना। समता माने समानता, इक्वलिटी का है, ठीक है ना, समता का अधिकार। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बिल्कुल सही है।
लिंग जाति वंश के आधार पे जो है ना भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग जाति भेदभाव या फिर कलर, इवन की कलर, ऐसा नहीं कोई काला व्यक्ति है तो गोरा व्यक्ति कहेगा कि तुमसे हम दूर रहेंगे, ठीक है ना, या फिर कोई गोरा व्यक्ति, मतलब गोरा व्यक्ति को कोई काला व्यक्ति नहीं कहेगा कि तुम अलग है, ठीक है ना। तो ये सब के आधार पे ना आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये क्या होता है अवसर की समानता? आरक्षण देकर के ऊपर किया जाएगा। ये तो बोल रहा है कि लोक नियोजन, लोक मतलब सर्विस में, नियोजन मतलब रिक्रूटमेंट में, अवसर की समानता, नियुक्ति में सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। फिर ये आरक्षण कहां से आ गया? रिजर्वेशन इसी में आगे है, इसी में आर्टिकल 16 के 4 में बिल्कुल सही है। इसी आर्टिकल में ना अपवाद है, इसी आर्टिकल में संशोधन करके अपवाद में लिखा गया, ठीक है ना, कि कुछ वर्गों को आप आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है ना। आरक्षण का बार बार सुप्रीम कोर्ट उसको सेट भी करता है कि कितना आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये इसी में है। तो जब भी आरक्षण से संबंधित कोई भी संशोधन होगा तो आर्टिकल 15 में भी संशोधन करना पड़ेगा, 15 के 4 में, और 16 के 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 15 में भी कहता है कि भेदभाव नहीं करना है, किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो एक को आप आरक्षित कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे हैं, तो इसमें फिर आगे क्लॉज जोड़ा गया 15 का 4, 16 का 4, उसमें यह विशेष प्रावधान किया गया। बाकी लोक नियोजन में अवसर की समानता, ऐसा नहीं है कि जैसे कि समस्तीपुर का अगर मान लीजिए कि यहाँ के समाहरण न्यायालय में कोई अगर वैकेंसी निकलती है तो ऐसा नहीं कर सकता है बाद किसकी, सिर्फ जो है ना काशीपुर एरिया के जो लोग हैं वही लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये अवसर की समानता नहीं हुई, सबको अवसर मिलना चाहिए। जो इसमें ज्यादा मेधाक्रम में आगे है उसका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसके बाद 17 बताइएगा, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, और अ का मतलब अ लगा देते हैं तो इन हो जाता है ना, मतलब कि नहीं शब्द का जिक्र हो जाता है, तो मतलब बिना छुए हुए, ठीक है ना। ये छुआछूत जो होता था ना पहले, अब तो समस्या कम गई है, लेकिन पहले ये समस्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो इसके अस्पृश्यता को अंत किया गया कि आप किसी को ऐसा जो कह रहे हैं कि तुम हमको नहीं छुओ, तुम हमको छू देगा ना तो हम मतलब कुछ अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है ना कानून बना करके निरस्त कर दिया गया और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, इनटचेबिलिटी को अवैध घोषित किया गया, ठीक है ना। ये किस अनुच्छेद के तहत? 17। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ये उपाधि भी बहुत बड़ा टेंशन था, ठीक है ना। जब भारत आजाद हो गया उसके बाद उपाधि जो है ना ये भी बहुत बड़ा टेंशन था। सीधे बोलता तुम हमको पहचानता है, हम कौन है? हम महाराजा है। कहाँ का भाई महाराजा है? कौन? अब कोई राज्य तो रहा नहीं, कहाँ का आप महाराजा है, ठीक है ना। तो इसको भी अंत किया गया, उपाधि को भी अंत किया गया, और इसमें भी अब बात जोड़ा गया, ठीक है ना। मान लीजिए अब भारत सरकार को ही किसी को कोई उपाधि देना है तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18 में, तो इसमें भी एक क्लॉज जोड़ा गया, ठीक है ना, कि कुछ दशाओं में भारत सरकार दे सकता है या फिर भारत सरकार के परमिशन से विदेशों से भी ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जितना भी देखते हैं ना विदेश, जैसे अभी जो गार्ड ऑफ ऑनर देता है या फिर कोई भी बहुत सारा जो उपाधि देता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, ये सब किस अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 18 के तहत ही। और उपाधि का अंत भी जो किया गया वो अनुच्छेद 18 के तहत ही। अनुच्छेद 19 बता दीजिएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता बहुत अच्छे से आप लोग को याद है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनुच्छेद 1 का 1 है, इसमें जो है 6 प्रकार का। अनुच्छेद 19 का 1 है, अनुच्छेद 19 का ABC नहीं है, अनुच्छेद 19 का 1 का ABC है। एक प्रश्न बताते हैं, एक कांस्टेबल का ही एग्जाम था, ठीक है ना, अभी क्या बोलते हैं उसको, मद्य निषेध, ठीक है ना, कांस्टेबल ही था बिहार गवर्नमेंट का ही, CSBC द्वारा। उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, कि अबाध संचरण जो है यह पूरे देश में अबाध संचरण यह किस अनुच्छेद के तहत आपको दिया गया है? तो 19 का एक ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था 19 का 1, ठीक है ना, और बाकी ऑप्शन जो है 21 था और अलग अलग ऑप्शन था, ठीक है ना। तो हम उस क्वेश्चन को मतलब लास्टली हम कुछ नहीं समझ में आया तो लास्टली हम 19 का 1 टिक करके आ गए, क्वेश्चन मेरा सही भी हो गया। लेकिन हम उस समय जो है ना बाहर निकले और बोले कि ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि अबाध संचरण हम पढ़ के गए थे 19 का डी माने 4, ठीक है ना। तो ये 19 का 1 क्या है? हम सोचे थे 19 का 1 में तो बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना।
बाद में जब पढ़े ना तब पता चला कि अल्प ज्ञान था मेरे पास, ज्ञान ही कम था। वो 19 का 1 का ABCDEF ऐसे करके था, ठीक है ना, वो सही था। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। 19 का 1 का A में है, B में है, C में है। A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ गलत नहीं बोले। ऐसा नहीं कि रोड पे खड़ा हो जाए और गाली देना चालू कर दे, ठीक है ना, ऐसा नहीं। जो बोलने योग्य हो, ठीक है ना, जो बोलने योग्य हो वो आप बोल सकते हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी के भी ऊपर उंगली उठा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इवन की राइट टू इंफॉर्मेशन जो आती है वो भी 19 के 1 के अंतर्गत ही आती है। सूचना का अधिकार जो आता है ना, 2005 में जो कानून बनाना पड़ा, ये भी किस अनुच्छेद के तहत कानून बना? 19 के 1 के A के तहत, 19 के 1 के A के तहत। और इसी में एक और क्लॉज बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। 19 का 1 का A का A, मतलब A में एक क्लॉज जोड़ा गया, ठीक है ना, A में एक क्लॉज जोड़ा गया। और वो किस चीज के लिए जोड़ा गया? झंडा फहराने के लिए। जैसे ये अपना इंस्टीट्यूट है ना, इस पे भी अगर चाहे तो आप झंडा फहरा सकते हैं। इवन कि आपके घर पे भी आपको अगर मन हो तो आप झंडा लगा सकते हैं, ये आपको कोई नहीं रोकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद 19 का 1 का B में क्या है? शांतिपूर्वक सभा करने। बोलिएगा, लोग सुनेंगे, सभा होगी तभी ना। 19 का 1 का C क्या है? संघ बनाने का। C से संघ याद रख लीजिएगा। पहले बोले, फिर लोग सुना, फिर आप संघ बनाए। लोग सुने तो आप ग्रुप बना लीजिए ना, संघ, समूह बना लीजिए। ये 19 का 1 का C है। 19 का 1 का D क्या है? अगर आप संघ बना लिए हैं तो मन होगा कि उस संघ को और विस्तार किया जाए, तो आप पूरे देश में घूम घूम के उसका प्रचार प्रसार करने के लिए घूम सकते हैं। आपको कोई मना नहीं करेगा। मन है सिक्किम जाइए, मन है अरुणाचल प्रदेश जाइए, मन है जम्मू कश्मीर जाइए, मन है पंजाब जाइए, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप कहीं पे गए हैं और वो जगह आपको अच्छा लग गया तो बस जाइए। 19 का 1 का E, D में तो घूमे, E में बस सकते हैं। उसके बाद 19 का D के बाद क्या आता है? E आता है। E के बाद F आता है ना, तो संपत्ति रखने का अधिकार। संपत्ति रखने का जो अधिकार था, देखिए 2 जगह संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। एक तो दिया गया था कहां पे? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया था 19 का 1 का F में, और एक जगह आर्टिकल 31 में भी दिया गया। लेकिन दोनों जगह जो संपत्ति है ना, वो अलग अलग संपत्ति है। संपत्ति आपके पास 2 तरह का हो सकता है, या तो आप अर्जन करें या तो आपके फादर से मिले। मतलब आपके अगर फादर से भी मिलेगा तो वो भी तो संपत्ति ही है ना। तो दोनों का अलग अलग, दोनों का डिफाइन किया गया, ठीक है ना। तो 19 का 1 का F में जो संपत्ति की बात की गई, वो किस तरह का संपत्ति था? नहीं, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति थी वो, जो है ना, मतलब आपके वंशानुगत जो संपत्ति थी वो था। और वही 31 में जो संपत्ति है वो अर्जित संपत्ति। और दोनों को निरस्त कर दिया गया। दोनों को निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें दोनों को निरस्त करके कहां पे रख दिया गया? भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया। चलिए, इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का 1 का G। F के बाद G से बताए थे क्या? जीविकोपार्जन, ठीक है ना। मतलब जीविकोपार्जन मतलब किसी भी काम धंधा को, छोटा मोटा काम धंधा आप कर सकते हैं, और यह आपका मौलिक अधिकार है। आप कोई भी छोटा मोटा काम चला सकते हैं, जैसे एक दुकान ही खोलिए, एक रेहड़ी लगा लिए कहीं पे, यह आपका मौलिक अधिकार है। इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। ये आपको संविधान में अनुच्छेद 19 के 1 के G में मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? कुछ दशा, देखिए जैसे कि कोई भी अपराध किए तो कोई भी अपराध किए तो हम अपराधी नहीं है, तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि अपराध का दोष सिद्ध ना हो जाए। तब तक हम अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक हम अपराध का दोष सिद्ध ना हो जाए। तो जब तक अपराध का दोष सिद्ध नहीं हो गया तब तक हमको प्रोटेक्ट करके रखना होगा। नहीं तो मान लीजिए इसी सामने नीचे दुकान में हम चोरी कर लिए, वहीं पे लोग मिल करके हमको कूट देगा, ठीक है ना। तो ये मौलिक अधिकार है हमारा कि इसके लिए जब तक वो सिद्ध ना हो जाए कि चोरी हम ही ने किया या फिर अपराध हम ही ने किए, तब तक हमको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 है, ठीक है ना। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण जो मिलेगा वो अनुच्छेद 20 के तहत मिलेगा। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं, हाँ करवा 5 मिनट में हाँ बोल देंगे, ठीक ठीक। अपराध के लिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जितना जटिल शब्द लगता है ना, उतना ही इसका मीनिंग भी जटिल है। ये होता क्या है आप हमको समझा सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ है।
ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है क्या, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। क्या होता है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? कोई भी व्यक्ति फांसी नहीं लगा सकता है, और भारत सरकार जो फांसी देती है उसके बारे में क्या? फांसी नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति, अच्छा खुद से नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार अगर चाहेगा तो फांसी लगा सकता है, क्राइम के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सही आप पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और आगे आप ले चलिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ना, ये जो है नियम के द्वारा ही किया जा सकता है। आपका जो, अगर मान लीजिए किसी का अगर प्राण लेना है, यानी कि अगर उसको मृत्यु देना है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसी प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा, अन्यथा दूसरी प्रक्रिया से नहीं। जैसे मस्टर्ड गैस के बारे में सुने थे, विश्व युद्ध में यूज हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस यूज हुआ था, वो भी तो प्राण लेने का ही काम कर रहा था, तो उसी से प्राण दे देता। क्या जरूरी है ये फंदा बंदा लगाने का, या फिर कोई एक इंजेक्शन दे देता, बात खत्म है, अपराधी खत्म हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है कि आपका प्राण का और देह का स्वतंत्र, मतलब कि इसका रक्षा करेगा कौन? भारत सरकार करेगा। ये आपका मौलिक अधिकार है। यदि आपको मृत्यु दंड देना है तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इवन की प्रिवेंशन डिटेंशन में भी अगर किसी को अगर फांसी का सजा देना है तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से दे सकता है। ऐसा नहीं कि सरकार कहेगा कि बहुत झमेला है, उसको ले जाओ, नहाओ, कपड़ा पहनाओ, फिर उससे अंतिम इच्छा पूछो, फिर उसको फांसी दो, फिर डॉक्टर उसको सर्टिफाइड करे, एक इंजेक्शन दो, बात खत्म। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपराधी हैं, दोष भी सिद्ध हो गया, हमको फांसी देना भी है, लेकिन फांसी उसी प्रक्रिया के द्वारा देगा, ऐसे जान नहीं ले सकता। अनुच्छेद 21 अपना जो मौलिक अधिकार है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, ठीक है ना। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसका व्याख्या करते गया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हर समय में बहुत सारा संशोधन किया गया, बहुत सारा चीज इसमें जुटते गया, इसमें से कुछ हटा नहीं है, जुटते गया है, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत बहुत सारा जब चीज जुटा तो इसी में आ जाता है। आप लोग पढ़ते हैं कि अगर आप मनपसंद के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, दोनों के राजी से, तो ये भी आपको कानून प्रोटेक्ट करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। इसके बाद आपको स्वच्छ वायु इस्तेमाल कराएगा, क्योंकि प्राण तो लेना है नहीं, प्राण का स्वतंत्र मतलब प्राण का रक्षा करना है, तो प्राण का रक्षा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लिवाएगा तो मर तो जाएंगे ही, ठीक है ना। तो आपको स्वच्छ वायु भी उपलब्ध करवाएगा राज्य सरकार। ये भी जो है ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है ना। आपको भरपूर नींद, मतलब भरपूर नींद का मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटा भाई हम सुतवे करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम जो 6 घंटा 8 घंटा का नींद का कोटा है, उस नींद के कोटा में कोई अगर दखल डालता है तो आप सीधे पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया गया है भाई साहब। हम सोते हैं, हमको ठीक से सोने नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपको सुप्रीम, ये 2010 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हंसिए नहीं। ये सोने के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का अच्छा खासा जजमेंट है। 2010 में रामलीला मैदान में सब सोया हुआ था, पानी जाकर छीट दिया था, सब बोला कि पहुंच गया सब सुप्रीम कोर्ट पर, चलो बोलो चला चलो सब आदमी चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सब चला गया, ठीक है ना। वहां पे PIL डाल दिया कि हम लोग को सोने नहीं दिया गया, हम लोग सोए हुए थे, ट्रेन से जग के आए थे, रात में 3 बजे सोए और 4 बजे में हम लोग के शरीर पर जो है बोला कि मैदान को खाली करो, इसके लिए पानी उझिल दिया, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जारी किया कि आर्टिकल 21 के तहत ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। हो सकता है वो आदमी नहीं सोएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी भारत सरकार का कर्तव्य बनता है। तो ये सब जो है ना, सब किस में आ जाता है? आर्टिकल 21 में। और भी बहुत तरह की हिडन स्वतंत्रता है। ये 19 से लेकर के और 22 तक जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का, मतलब कि स्वतंत्रता का जो है सो अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, तो इसी के अंतर्गत 21 आता है। अब 22 बताइएगा, 22 क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण। देखिए, दो चीज को याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। जब भी आपको प्रश्न आएगा, मैक्सिमम चांस बनेगा आपसे गलती होगा, ध्यान से समझ लीजिए, तो गलती कभी नहीं होगा। देखिए, अभी हम अपराध किए हैं, अभी हम क्या किए हैं? अपराध किए हैं। अपराध किए हैं तो हमको डायरेक्ट फांसी नहीं दे दिया जाएगा। हमारा जब तक दोष सिद्ध ना हो जाता है तब तक हमको संरक्षण करके रखेगा कौन? कानून।
कौन संरक्षण करके रखेगा? कानून, ठीक है ना, कानून, जब तक कि हमारा दोष सिद्ध ना हो जाए कि हम अपराध किए हैं। ये आपको आर्टिकल 20 है। अब चलिए दोष सिद्ध भी हो गया। अब क्या हो गया? दोष सिद्ध भी हो गया कि भाई वही चोरी किया था या फिर वही वो नियम कानून को अपराध मतलब तोड़ा था। तो अब उसको क्या करना है? गिरफ्तार करना है। तो गिरफ्तार में भी जो है सो गिरफ्तारी में भी हमको संरक्षण है। ऐसा नहीं कि हमको कहीं से उठा लेगा। अब मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, आपको बताते हैं भारतीय संविधान कितना अच्छा है। सो आप अगर फसल काट रहे हैं उस समय आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। रात का 10 बज गया है उसके बाद आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर आप महिला हैं और उसके साथ महिला अगर सिपाही नहीं है तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप बीमार हैं आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखते हैं ना नेता सबको, कहता है क्या हो गया, तो जेल से अभी छुट्टी है, अभी IGMS में उनका इलाज चल रहा है। अरे भाई वो अपराधी है, तो नहीं फिर भी वो इलाज चल रहा है तो अपराधी है, तो उनका बीमार है ना, ठीक है ना। तो बीमार है तो आपको ये नहीं कर सकता। कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये सब जो संरक्षण मिला है ना, गिरफ्तारी में जो संरक्षण मिला है, ये कौन सा अनुच्छेद से मिला है? 22 से मिला है। अब चलिए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या है? बलात्श्रम। ये बलात्श्रम क्या होता है? बच्चों से श्रम नहीं करवाना। देखिए कितना बड़ा गलती आप लोग याद किए हुए हैं। बलात्श्रम का बच्चों से कोई संबंध ही नहीं है। बहुत अच्छा। बिना मर्जी के आप किसी भी व्यक्ति से कितना भी पैसा दे करके काम नहीं करवा सकते। बलात्श्रम में घंटा का बात नहीं है, पैसा का बात नहीं है, उम्र का बात नहीं है, इन सब से कोई संबंध ही नहीं है। हमारा उम्र मान लीजिए 22 साल है, ठीक है ना, और हम कंप्यूटर पे काम करते हैं किसी कंपनी के लिए और वो हमको 8,000 रुपया प्रति माह पे कर रहा है। अब हमारा इच्छा नहीं है कि आज से हम काम नहीं करेंगे और बोले कल से आपको हम 80,000 रुपया प्रति माह देंगे, ठीक है ना, और आप 8 घंटा जो काम कर रहे थे ना, आप 5 घंटा कल से काम कीजिए। और हम बोल देंगे अगर कि हमारा मन नहीं है काम करने का तो हमसे काम नहीं करवा सकता। अगर हमको काम करवाएगा हम सीधे पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। देखिए ना, हमसे बलात्श्रम करवा रहा है, मतलब मेरे इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहा है। मेरा इच्छा नहीं है काम करने का और ये काम करवा रहा है, ये बलात्श्रम के अंतर्गत आएगा। और इसी में एक और शब्द सटा हुआ है जिसको बोलते हैं मानव दुष्व्यापार। क्या बोलते हैं? मानव दुष्व्यापार। ये मानव दुष्व्यापार क्या होता है? मतलब देह कार्य के लिए आप किसी मानव का तस्करी नहीं कर सकते, किसी मानव को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम किसी मजदूर को 8,000 रुपए प्रति माह पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, और उसका काम का स्किल इतना है कि उसको 80,000 रुपया पर माह मिल सकता है। तो उसको हम क्या करेंगे? यहां से ले जाकर के इराक में, सऊदी अरब में, कहीं पे किसी कंपनी में बेच देंगे और उसको 8,000 रुपया पर माह देंगे। बोलेंगे भाई तुम जितना काम करता था उतना काम करो। तो ये नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 23 में अवैध किया गया है। मानव दुष्व्यापार नहीं कर सकते, या फिर सेक्स पर्पस से आप किसी मानव का तस्करी नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, या फिर मान लीजिए किसी का ऑर्गन निकालने के लिए आप उसको बेच नहीं सकते। बहुत सारा होता है ना, आंख निकाल लिया, हम लोग का लिवर, किडनी, बहुत सारा, इन सब चीजों के लिए आप तस्करी नहीं कर सकते, ये अवैध है। आर्टिकल 24 क्या है? बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अब ये बालक क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? जो 14 वर्ष से कम है ना उसको क्या बोलते हैं? बालक, ठीक है ना। जो 14 वर्ष से कम है उसको क्या बोलते हैं? बालक। तो इनके नियोजन पर जो है ना, बालक के नियोजन पर प्रतिबंध है। कोई भी भारी भरकम कल कारखाना में इसको आप काम पे नहीं लगा सकते। ये आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 25 क्या है? क्या है? अच्छा एक चीज याद रख लीजिएगा, कल भी बताए थे, ठीक है ना, आज भी फिर से बता रहे हैं। 19 से लेकर के 22 तक का जो अनुच्छेद है उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अनुच्छेद। उसके बाद 23 और 24 जो 2 आर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? शोषण के विरुद्ध आर्टिकल है, ठीक है ना। और इसके बाद 25 से लेकर के 28 तक जो चलिएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का। वो 19 से लेकर के 22 तक जो था वो सीधे स्वतंत्रता, और यहाँ 25 से लेकर के 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता। और इसके बाद जो है ना 28 से लेकर के जो 29-30 है, ये 2 आर्टिकल जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण के बारे में, अल्पसंख्यक का संरक्षण के बारे में। इस चीज को याद रखिएगा, ये पूछता है। चलिए आर्टिकल 25 में क्या है ये बता दीजिएगा हमको। धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके पहले आप जो है ना ये याद रख लीजिए कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। अगर भारत में है तो भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? सेकुलर नेशन है, ठीक है ना। धर्म निरपेक्ष, मतलब किसी धर्म से कोई मतलब ही नहीं, भारत का अपना कोई धर्म ही नहीं है। सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति को बराबर दर्जा दिया जाता है, तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना।
आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस धर्म को मानते हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी करिए, ठीक है ना। आगे आप और लोगों को बताइए कि देखिए हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं, इस कोचिंग में अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ आप दूसरे दोस्त को भी बता सकते हैं और भी लोगों को बता सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25 है, ठीक है ना। तो मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब बताइए आर्टिकल 1 से लेकर के 25 तक में कहीं कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आर्टिकल 16 एक बार हमको बताइएगा तो क्या है? लोक नियोजन के अवसर की समानता। 15 क्या है? धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 13 क्या है? हाँ, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाले किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है ना। बस 5 मिनट में छोड़ रहे हैं, बस 5 मिनट, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करने वाले किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 12 क्या है? राज्य का परिभाषा, राज्य का परिभाषा है। आर्टिकल 23 क्या है ये बताइएगा? बलात् श्रम, बिल्कुल सही है, ठीक है। बलात् श्रम और मानव दुष्व्यापार। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, और बालक का मतलब 14 वर्ष से कम आयु।